It's a politically sensitive year for China. Local police have blamed it on a criminal gang. This is much bigger than that. रिसेंटली चीनी शहर जैंगजू में 1000 से ज्यादा चाइनीज सिटीजन्स ने एक बैंक के सामने इकट्ठा होना शुरू किया। ये सभी लोग यहाँ एक ही कारण से इकट्ठा हुए थे। उनकी लाइफ सेविंग 3 महीने पहले किसी जादू से गायब हो गई थी। ये हार्ड एंड मनी जो उन्होंने अपने बैंक खातों में जमा करवाई थी अब वो गायब हो चुकी थी और इन लोगों को इनके बैंक्स ने इस पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और वैसे ये बैंक अकाउंट किसी रिच चाइनीज सिटीजन या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के नहीं थे। ये उन गरीब चाइनीज लोगों का पैसा था जिन पैसों से वो लोग अपना खाना खाया करते थे, अपने घर का किराया दिया करते थे। इन्हीं पैसों से वो अपने बीमार लोगों का इलाज किया करते थे। अब इन सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स का एक्सेस रद्द कर दिया गया है। अब ये लोग एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते, पैसों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो अपने अकाउंट का बैलेंस तक नहीं चेक कर सकते। कुल मिलाकर लगभग $6 बिलियन कहीं गायब हो गए थे। 6 चाइनीज बैंक्स ने बिना किसी नोटिस के अपने कस्टमर्स के खातों को फ्रीज कर दिया और अब इन लोगों के पास प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। ये प्रोटेस्टर्स अब जबरदस्ती बैंक की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और बैंक एम्प्लॉय से अपने पैसे की मांग कर रहे थे। ये एक बैंक रॉबरी थी जिसे खुद सरकार ने ही किया था। ये नजारा एक डायस्टोपियन नाइटमेयर की तरह लग रहा था कि तभी अचानक कुछ मिस्टीरियस लोग प्लेन व्हाइट शर्ट में भीड़ में शामिल हो जाते हैं। Hundreds grab somebody and beat them and kick them regardless of whether it was men, women, the elderly or children, even people with disabilities. The pain it has brought to us may be lifelong and could even affect our child's future. और वो प्रोटेस्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं, उन्हें जमीन पर पटक कर घसीटना शुरू कर देते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रोटेस्टर्स महिलाएं हैं या बुजुर्ग, वो डिसेबल हैं या प्रेग्नेंट। They were treated all the same। एक प्रेग्नेंट वुमन को उसके बालों से घसीटकर एक बस में धकेल दिया गया और जब उसके पेट में दर्द होने लगा और उसने अस्पताल जाने की भीख मांगी तो इन मिस्टीरियस सिक्योरिटी फोर्सेस ने साफ मना कर दिया। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में कोविड के बाद हर चीज की कीमतें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, व्हिच मींस जितना हो सके उतना पैसा बचाना सभी देश के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और यही सोच के चाइना के लोगों ने भी अपनी सेविंग करनी शुरू की। चीन में लगभग 1600 विलेज बैंक्स हैं। बेसिकली गांव के ये छोटे बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका उपयोग किसान, विलेज वर्कर्स और ऐसे लोग करते हैं जिन्हें अपने सिर्फ पैसे को स्टोर करने से मतलब होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में गांव के ये बैंक एक चीज के कारण चाइना में बहुत पॉपुलर हो गए हैं और वो है इंटरेस्ट रेट्स। जहां बैंक ऑफ चाइना केवल 2.7 हर साल इंटरेस्ट देता है, वहीं ये छोटे विलेज बैंक्स लगभग दुगना ऑफर करते हैं, लगभग 4.5% अ ईयर। इसका मतलब है अगर कोई अपनी 1 लाख रुपए की सेविंग बैंक ऑफ चाइना में जमा कराता है तो वो हर साल लगभग 2750 रुपए इंटरेस्ट कमाएगा। लेकिन अगर वो उतना ही अमाउंट गांव के किसी बैंक में जमा कराता है तो इसके बदले हर साल उसे 4500 रुपए मिलेंगे। ये सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी सेविंग को एक बैंक से दूसरे अकाउंट में मूव करने से ही दुगना इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई भी ऐसा करेगा, राइट? अब ये समझना बिल्कुल आसान है कि क्यों ये विलेज बैंक्स इतनी जल्दी पॉपुलर हो गए। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। चीन में अपने होम टाउन के बाहर किसी बैंक में खाता खोलना एक इलीगल प्रैक्टिस है। आपने सही सुना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मुंबई में जाकर बैंक अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। बट सिंस ये छोटे गांव बैंक में इतनी बड़ी इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे थे तो ऐसे में इन लोगों का ग्रीडी होना और अपनी सरकार की बनाई इस पॉलिसी को डिसोबे करना एक नॉर्मल सी बात थी। और इसीलिए लोगों ने इन बैंकों में अपना पैसा जमा कराने के लिए थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, उनके खातों में इंटरेस्ट बराबर आ रहा था, वो आसानी से अपना पैसा निकाल रहे थे और इन पैसों को देश भर में कहीं भी ट्रांसफर भी कर रहे थे। सब कुछ उसी तरह चल रहा था जैसा इन ऐप डेवलपर्स ने वादा किया था। लेकिन फिर अचानक अप्रैल 2022 में सब कुछ बदल जाता है। इन लोगों के बैंक अकाउंट्स रातों रात गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई इन खातों में डाल रखी थी, अब वो रातों रात सड़क पर आ गए थे। वो पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, वो इन पैसों को ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कभी पैसों को डिपॉजिट किया ही नहीं था। यहीं से चाइना में दहशत फैलनी शुरू हो गई। लोग बैंक्स में ईमेल भेज रहे थे और बैंक की सर्विस लाइन पर कॉल कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला। एक्सप्लेनेशन के तौर पे उनसे बस यही कहा गया कि किसी इंटरनल नेटवर्क अपडेट के कारण इन बैंक खातों के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल रहे थे, लोग डेस्परेट हो रहे थे और ये सिर्फ कुछ $1000 नहीं थे जो गायब हो गए थे। इट वॉज $6 बिलियन। इट वॉज इनसेन। सो पीपल स्टार्टेड टू गेट डेस्परेट। अब इससे अफेक्टेड लोगों ने बैक बोरो और स्टील करना शुरू कर दिया ताकि वो कैसे भी करके इन बैंक्स के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच पाए और अपने पैसों को वापस मांग पाए। लेकिन अगर वो इन बैंक्स में डायरेक्टली जा पाते और वहां के बैंक मैनेजर से इस बारे में बात कर पाते, देन मे बी, जस्ट मे बी, दे वुड बी एबल टू गेट सम आंसर्स। लेकिन इन डिसोबिएंट चाइनीज सिटीजन्स ने तियानमेन स्क्वायर से कुछ नहीं सीखा। इन बेचारों ने कोविड लॉकडाउन में गवर्नमेंट की चली मनमानी से कुछ नहीं सीखा। बेचारे ये तक भूल गए कि चाइनीज गवर्नमेंट लॉ इन ऑर्डर के लिए कुछ भी करेगी। फिर अचानक चैंजू शहर के एक गांव के बैंक में भी हड़कंप मच जाता है, जहां हजारों नाराज कस्टमर्स बिल्डिंग में घुसने और ये पता लगाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि उनका पैसा कहां गया।
और यही सेम बाकी 5 बैंकों में भी हुआ था जिनमें खाते फ्रीज हो गए थे। लेकिन ये लोग कितनी भी गुहार लगा ले अंदर जाने के लिए, अपने जवाब पाने के लिए कितनी भी मन्नतें मांग ले, इन बैंक के एम्प्लॉइज ने उन्हें कोई भी जवाब देने से साफ मना कर दिया और बैंक्स ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। धीरे धीरे तनाव बढ़ रहा था और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी किसी भी तरह का विद्रोह देश के अंदर नहीं चाहती थी। ऐसे में उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि कैसे इन लोगों को चुप कराया जाए। लकीली उनके पास इस प्रॉब्लम से निकलने का एक सॉल्यूशन था। जब चीन में कोविड का आउटब्रेक हुआ था तब चाइनीज को एक ऐप पर साइन अप करने के लिए कहा गया था जो उनके कोविड स्टेटस को ट्रैक करता था। ये ठीक वैसा ही था जैसा इंडिया का आरोग्य सेतु ऐप, लेकिन ये चाइनीज ऐप इंडिया की आरोग्य सेतु से थोड़ा सा अलग था। ये ऐप कोविड-19 रिस्क को एक कलर कोड में इंडिकेट करता था। अगर आपकी प्रोफाइल ग्रीन है तो आप किसी भी कोविड पॉजिटिव इंसान के संपर्क में नहीं आए हैं, तो ऐसे में अब आप ट्रैवल करने के लिए और अपने काम पर जाने के लिए क्लीन है। लेकिन अगर आपका कोविड स्टेटस येलो या रेड है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं जिसे कोविड था। इसलिए ऐप के अकॉर्डिंग अब आप शॉपिंग नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर सकते, यहां तक कि आप काम पर भी नहीं जा सकते हैं। तो ये ठीक वैसा ही था जैसा किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम में होता है, जैसा आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू में हुआ था, या ठीक वैसा जब इंडिया में कोरोना टेस्ट के दौरान हुआ था, या फिर आप ऐसा कह लीजिए ये कुछ ऐसा है जब गवर्नमेंट आपको कुछ करने से रोकती है। एनीवेज, चाइना की गवर्नमेंट ने ये घोषणा की कि हमने जो भी आपका कोविड कॉन्टैक्ट टेस्ट लिया है ये आपकी सुरक्षा के लिए, ये जनता की भलाई के लिए। इस टेस्ट के डेटा को भविष्य में आपको कंट्रोल करने के लिए यूज हम नहीं करेंगे। लेकिन जब इन बैंक्स में राइट्स होने लगे तब इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इन सभी के कोविड स्टेटस को बदलकर लाल कर दिया। तो इस तरह इनमें से कोई भी ट्रैवल करके प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। शानदार प्लान था, है ना? एंड देयर प्लान वर्क परफेक्टली। जब ये सभी बैंक कस्टमर्स प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे तभी अचानक उनके हेल्थ कोड लाल होने शुरू हो गए। अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर पा रहे थे और मजबूरन उन लोगों को अपने घरों में और जो ट्रैवल करके बीच रास्ते तक पहुंच गए थे उन लोगों को अपने होटल के अंदर ही रहना पड़ रहा था। हालांकि ये सभी लोग ये भी जानते थे कि ये सब उन्हें अपने पैसे मांगने से रोकने के लिए गवर्नमेंट की एक चाल है। एक आदमी को पुलिस ने 12 घंटे तक एक लाइब्रेरी में बंद रखा क्योंकि बैंक जाते समय उसका कोड लाल हो गया था। कोइंसिडेंटली जब उसे घर वापस भेजने के लिए पुलिस वाले एयरपोर्ट लेके गए तो उसका कोड अचानक से हरा भी हो गया। अनफॉर्चुनेटली प्रोटेस्टर्स को ये पता लगाने में देर नहीं लगी कि आखिर में हो क्या रहा है। और जब ये खबरें टीवी पर आने लगी कि कैसे सरकारी अधिकारियों ने हजारों कोविड हेल्थ अलर्ट्स को फेक डिक्लेयर कर दिया है, तब सीसीपी पार्टी के पास लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पनिश करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। अब सीसीपी ने अपनी इमेज को बचाने के लिए इन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि बड़ी तादाद में और भी प्रोटेस्टर्स इन बैंकों के सामने जमा होने लग गए। लेकिन पूरी तरह से बेखबर लोग ये नहीं जानते थे कि केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल ही इस बार पनिश नहीं होने वाले थे, इस बार वो भी सजा के हकदार बनने वाले थे। तो ऐसे सिचुएशन वायलेंट हो गई। इंडिया की तरह चाइना भी सादी वर्दी में अंडरकवर ऑपरेशंस करती है। फॉर एग्जांपल, एक बार चाइना में वकीलों की एक ह्यूमन राइट प्रोसीडिंग थी। वहां पर अदालत के बाहर बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट्स ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और इस मुद्दे को बढ़ता हुआ देखकर वहां की गवर्नमेंट ने कुछ अज्ञात लोगों को वहां पर भेजा जिन्होंने पीले रंग के स्माइली बैजेस पहने हुए थे। और देखते देखते इन लोगों ने भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया और भीड़ को लगने लगा कि शायद ये कोई बाहर के गुंडे हैं। अपनी जनता को डराने के लिए चाइनीज सरकार की एक जीनियस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसे कोई भी साबित नहीं कर सकता कि ये आखिर करवा कौन रहा है। और इसीलिए चीनी सरकार ने उसी सेम स्ट्रेटेजी को इन बैंक के मुद्दे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन इस बार बाजी उल्टी पड़ गई, क्योंकि इस बार वर्दी वाली पुलिस के साथ साथ सादी वर्दी वाले लोगों का भी एक ग्रुप आया था। इन सादी वर्दी वाले लोगों ने सफेद शर्ट्स पहने हुए थे। उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, वर्दी वाली पुलिस खड़ी रहेगी और सादी वर्दी वाले लोग भीड़ पर बेरहमी से हमला करेंगे। तो ऐसे लोगों को पीटा गया और बैंक की सीढ़ियों पर बेरहमी से खींचा गया और फिर प्रोटेस्ट वाली जगह से दूर ले जाकर उन्हें बसों में धकेल दिया गया। चाइना की सरकार ने सोचा कि बल प्रदर्शन से लोग विरोध नहीं करेंगे और चुपचाप अपने घरों में चले जाएंगे। लेकिन इस इंसिडेंट की फुटेज पूरे चीन के सोशल मीडिया पर फैल गई। अब इससे और भी ज्यादा लोग प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आने लगे। अब सरकार को इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना था और वो भी जल्दी करना था। और सड़कों पर बढ़ते हुए केओस को देखते हुए सरकार ने फाइनली कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। उनके अकॉर्डिंग जिन 6 में से 4 बैंकों ने अपने कस्टमर्स के खाते फ्रीज कर दिए थे, इन बैंक्स को यूनान न्यू फॉर्चून ग्रुप कंट्रोल करती थी। इस कंपनी का ओनर लू यी नाम था, जो कि एक पावरफुल क्रिमिनल गैंग का लीडर भी है। इस एक्सप्लेनेशन में गवर्नमेंट ने ये कहा कि यूनान न्यू फॉर्चून ग्रुप की ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जिसमें इस कंपनी ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाया जिसमें पूरे चाइना के कस्टमर्स विलेज बैंक्स में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स को देखकर अट्रैक्ट होंगे और इन कस्टमर्स के बैंक अकाउंट्स थर्ड पार्टी एप्स के माध्यम से कंट्रोल किए जाएंगे। अब जब इतना सारा पैसा इस कंपनी के पास आने लग गया तो लू यी ने इन पैसों को अपनी कंपनीज को और अपने बिजनेस पार्टनर्स को लोन देने में लगा दिया, ताकि इससे वो और भी ज्यादा पैसा कमा सके। और दिलचस्प बात यह है कि इन लोन्स को वो कभी भी चुकाने वाला नहीं था। और दिलचस्प बात यह है कि इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग लुई और उसकी टीम पिछले 10 सालों से इसी तरह की स्कीम चला रही है और किसी को भी आज तक इस बात का पता नहीं चला था। और चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लुई अब चाइना का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और जल्दी चाइना इस क्रिमिनल को पकड़कर लोगों को जस्टिस सर्व करेगी। लेकिन वो लोग जिन्हें आज भी अपना जीवन चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, उनके लिए कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार को पता
पता लगाने में कई महीने और लगेंगे कि आखिर में ये पैसा गया कहाँ। और सरकार ने इन लोगों को किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं दी कि उनका पैसा जो चोरी हुआ है वो उन्हें कभी वापस मिलेगा, कभी रिकवर हो पाएगा। और ये कोई भी नहीं कह सकता और कोई जानता भी नहीं है कि सरकार की ये कहानी जो एक क्रिमिनल गैंग से जुड़ी हुई है, जो पैसे लेके भाग गया है, वो कितनी सच्ची है। सीसीबी पार्टी ने हाल ही में एक पे बैक योजना की घोषणा की जो ये कहती है कि वो उन सभी को पैसा वापस कर देगा जिनका पैसा गायब हुआ है। इस योजना में ये भी कहा गया जिन लोगों ने अपने अकाउंट में 1.5 लाख येन या फिर $22,000 से कम जमा कराए हैं उन्हीं लोगों को सरकार कंपनसेट करेगी, और जिन लोगों ने इससे ज्यादा डिपॉजिट कराया है वो तो भाई अपना पैसा भूल ही जाओ। दिलचस्प बात यह है कि 80% ज्यादा लोगों ने 1.5 लाख येन से कहीं ज्यादा पैसा इन बैंक्स के अकाउंट में जमा कराया था, और ये सब उनकी जीवन भर की कमाई थी। और ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सिंहासन डगमगाया, इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सिंहासन बचा रहेगा या नहीं।